Hello student, welcome again. Student, in previous class we have discussed the various law of chemical combinations like law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, Gay-Lussac's law of gaseous volume and Avogadro's law. Now we will discuss the Dalton's atomic theory. Scientist John Dalton, based on the different law of chemical combinations, proposed a theory to explain the properties of atom and to define the atoms. The main points of Dalton's atomic theory are: the first is the matter consists of indivisible atoms. That is, every matter is made up of very small tiny particles which cannot be further divided. यानी कि जब भी किसी मैटर की हम बात करते हैं तो उस मैटर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकते। तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते उनको क्या बोलते हैं हम? एटम। यानी कि जो पहला पॉइंट है डाल्टन थ्योरी का वो एटम को डिफाइन करता है। द सेकेंड पॉइंट इज द ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। द एलिमेंट which consist of the atoms, all the atom present in the element, they are same to each other in properties and mass. जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी और मास में सिमिलरिटी शो करते हैं। बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दे डिफर इन मास एंड प्रॉपर्टी। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है एंड देयर मास इज ऑल्सो डिफरेंट। द थर्ड इज द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो उस ड्यूरेशन में एटम यानी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है and that combination is always in a fixed ratio by their mass. For example, water H2O. Water consists of hydrogen and oxygen element, and the mass ratio of hydrogen and oxygen in water is always 1:8. That means 1 gram of hydrogen combined with the 8 gram of oxygen to form 9 gram of water. Similarly, in carbon dioxide, it consists of carbon and oxygen, and the ratio of carbon and oxygen is 3:8 by mass. So that ratio of combining element is always fixed in a compound. The next is the chemical reaction involves reorganization of atom. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. यानी जो chemical reactions होती हैं, chemical reactions are just rearrangement of atoms. किसी भी chemical reaction में एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उस एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जस्ट एटम्स के रीअरेंजमेंट के थ्रू रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब ये कंबाइंड हो रहे हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से वाटर फॉर्मेशन हो रहा है H2O। तो यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअली जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थे उनके बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो ब्रेक कर रही हैं और न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो रही है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। सो द केमिकल रिएक्शन इज जस्ट द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो ये मेन पॉइंट्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। अब यहाँ पे
जो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, ये फर्स्ट टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे फर्स्ट क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो उन दोनों को ये एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड एंड फोर्थ। पॉइंट नंबर फोर्थ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बता रहे हैं। वहाँ पे हम कह रहे थे दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे हम क्या करें कि एटम को क्रिएट नहीं करें, दैट मीन्स मास किसकी वजह से है, एटम की वजह से। सो इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट का रेशियो जो है वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो होता है, यानी वो एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में ही कंबाइंड होके कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है एटॉमिक मासेस, यानी एटॉमिक मास जो है सिंपली हम ये कह सकते हैं दैट इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एक एटम है, उस एक एटम में मैटर की जो क्वांटिटी प्रेजेंट है वो उसका एटॉमिक मास होता है। या अगर हम एटॉमिक मास की डेफिनेशन लें तो एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड एज ए मल्टीपल ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। यानी किसी भी एक एटम का जो मास है उसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 का जो मास है उसके 1/12 पार्ट्स के। मीन्स एटॉमिक मास को हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच शोज दैट द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हाउ मच हैवियर देन द 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। कि कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट है या 1/12 पार्ट उसका मास है, उसके कंपैरिजन में कोई भी एटम कितना हैवी है वो कहलाता है उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मास के लिए, AMU से इसको लेते हैं। और अगर इसका हम रिलेशन देखें ग्राम के साथ तो 1 AMU इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लगभग इतने ग्राम के बराबर जो है वो 1 AMU यानी जो एटॉमिक मास यूनिट है वो होती है। Nowadays the another unit that is U, which is called unified mass, is used as a unit to express the atomic mass in place of AMU। आजकल जो AMU है उसकी जगह यूनिफाइड मास, जिसको हम स्मॉल u से एक्सप्रेस करते हैं, उसको यूज करते हैं हम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए या उसकी यूनिट के तौर पे। और जो AMU और U है उसका रिलेशन होता है 1U इज इक्वल टू 1 AMU। यानी इसको भी अगर हम ग्राम में देखें तो वो कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। देन एवरेज एटॉमिक मासेस। In many cases, different atoms of same element are having different atomic mass. They are called isotopes. यानी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कई एटम ऐसे होते हैं जिनका मास अलग अलग होता है। तो ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। मीन्स आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका मास अलग अलग होता है वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब आइसोटोप्स आने की वजह से जो एटम का जो एटॉमिक मास है उसकी जगह हम एवरेज एटॉमिक मास टर्म है वो यूज करते हैं। एंड एवरेज एटॉमिक मास है उसको हम ये कह सकते हैं that it is average relative mass of an atom of the element as compared with the mass of an atom of carbon 12
टेकन एज 12U, यानी उसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के मास के साथ में, जो कि 12U या 12 AMU होता है। तो उसके साथ कंपेयर करके हम किसी भी एटम का जो एवरेज मास निकालते हैं वो कहलाता है उसका एवरेज एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है वो 2 डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, Cl35 एंड Cl37। तो उनका लिए जो एवरेज एटॉमिक मास है वो होता है 35.5। अब किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे कि यहाँ पे जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम के लिए जो एटॉमिक मास है 72.630, ये क्या है, उसका एवरेज एटॉमिक मास है, और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है 32 होता है। नेक्स्ट आता है फिर मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास की तरह ही मॉलिक्यूलर मास को भी हम कह सकते हैं दैट इट इज़ एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12U। यानी जैसे एटॉमिक मास को हम डिफ़ाइन कर रहे थे, वैसे ही हम ये मॉलिक्यूलर मास भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये किसी भी मॉलिक्यूल का एवरेज रिलेटिव मास है जो हम कंपेयर करते हैं विद कार्बन 12, जिसका मास हमने 12U या 12AMU लिया है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। सो मॉलिक्यूलर मास is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के एटॉमिक मास का जो सम है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। द मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्टेन by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atom and adding them together। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उसमें हर एक एटम्स का नंबर उसके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड करने पे जो वैल्यू आती है वो क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है। अब इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 कार्बन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो है वो हो जाएगा 2 × 1। अब 1 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है, प्लस 1 × 12 जो कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया, प्लस 3 × 16 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 62U, जो कि मॉलिक्यूलर मास है H2CO3 का। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH, तो ये हो जाएगा 2 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस 1 × 16 प्लस 1। तो इसको टोटल करेंगे तो ये आता है हमारे पास 46। सिमिलरली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम दैट इज़ 24 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 प्लस 4 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ 16। तो टोटल ये आ जाएगा 120U, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट इज फॉर्मूला मास। The formula mass of a compound is the sum of atomic mass of the whole atom present in one formula unit of a compound। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उन आयनिक कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूल के बजाय उसकी फॉर्मूला यूनिट को कंसिडर करते हैं। तो किसी एक फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मास का सम जो है वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला मास होता है। इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, यानी इसको आयनिक कंपाउंड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आयनिक कंपाउंड है हमारे पास CuSO4.5H2O, यानी ये एक 1 फॉर्मूला यूनिट है CuSO4.5H2O। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मास है वो हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ कॉपर
plus atomic mass of sulfur plus 4 into atomic mass of oxygen plus molecular mass of water molecules जो उसमें प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर हम इसको देखते हैं तो कॉपर का एटॉमिक मास हो गया 63, सल्फर एटॉमिक मास हो गया 32.07 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो ये टोटल आ गया 159.62। अब यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो मॉलिकुलर मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल है वो है 18.02, तो ये हो जाएगा 90.10। यानी इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 249.72। ये 249.72 जो है ये है फॉर्मूला मास ऑफ कॉपर सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोल कंसेप्ट। मोल सिंपली अगर हम बात करें देन मोल इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मोल जो है वो क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, ऐसा यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर है। और जो वन मोल है, अगर हम वन मोल को डिफाइन करें देन वन मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 आइसोटोप। जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, अगर किसी मैटर में उतनी ही संख्या में कोई पार्टिकल्स या एंटिटीज़ प्रेजेंट हैं तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वन मोल बोलते हैं। अब जो कार्बन 12 है उसके 12 ग्राम में जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होते हैं, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। सो वी कैन राइट दैट द वन मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी अगर वन मोल एटम है तो वो उसमें उतने क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे, और वन मोल अगर किसी सब्सटेंस का हमने मॉलिक्यूल ले रखा है तो उसमें इतने नंबर में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होते हैं। द मास ऑफ वन मोल और 6.022 into 10⁻23 particles of a substance in gram is called molar mass। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो वन मोल है या जो 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स हैं उनका जो मास है वो अगर ग्राम में हम लेते हैं तो वो कहलाता है मोलर मास। तो मोलर मास जो है न्यूमेरिकली इट इज़ इक्वल टू द एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास। यानी इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो या तो एटॉमिक मास के बराबर होगी अगर हमने क्वांटिटी एटम फॉर्म में ले रखी है तो, या फिर उसके मॉलिकुलर मास के बराबर होगी अगर हमने क्वांटिटी मॉलिक्यूल्स की ले रखी है तो किसी भी मैटर का जो वन मोल है उसका मास कहलाता है मोलर मास। तो मोलर मास के लिए जो यूनिट होती है वो यूज़ करते हैं हम ग्राम पर मोल। फॉर एग्जांपल 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का जो मास है वो 24.31 है और ऑक्सीजन का मास है वो 16 है, तो ये आ जाएगा 40.31 ग्राम। ये ग्राम में लिया है तो ये हो गया मोलर मास, जबकि 40.31 यू अगर लेते तो वो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली फॉर 1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट इट्स मास इज 310.18 ग्राम, so it is the molar mass of calcium phosphate, that is 310.18 gram per mole. Now the relation of mole with mass
वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो मोल है, हम ये कह रहे थे कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है, उस 1 मोल का जो मास है वो उसके मोलर मास के सिमिलर होता है। यानी अगर हमें मोल को कन्वर्ट करना है मास में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वांटिटी हमें मोल में दे रखी है उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो वो हमारे पास आ जाएगा उसका मास इन ग्राम। इसका रिवर्स अगर करें, क्वांटिटी हमें मास में दे रखी है और उसको हमें कन्वर्ट करना है मोल में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मास है उसको डिवाइड कर देते हैं बाय मोलर मास, तो उससे मोल आ जाता है। यानी मोल को कन्वर्ट करना है मास में तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और मास को कन्वर्ट करना है मोल में, देन डिवाइड इट बाय मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। सिमिलरली, in 1 mole of a substance, we know that the total number of particle is equal to Avogadro's number, that is 6.022 into 10 raised to power 23. So if we know the mole, then we can calculate the number of particles by multiplying it with the Avogadro's number, that is 6.022 into 10 raised to power 23. इसी तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पता है और उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मोल में, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं बाय एवोगैड्रोज नंबर। तो पार्टिकल्स जितने भी होंगे उनको हमने डिवाइड किया 6.022 इंटू 10 raised to power 23 से, तो वो क्या आ जाएगा, मोल आ जाता है। तो इस तरीके से हम मास को मोल में और मोल को नंबर ऑफ़ पार्टिकल में इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है गैसेस के लिए, कि अगर हमने किसी भी गैस को ले रखा है और टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो हमें पता है कि किसी भी गैस का जो 1 मोल है उस 1 मोल का वॉल्यूम जो है एट STP कितना होता है, 24.2.4 लीटर होता है। तो इसलिए अगर हमें मोल को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में एट STP, सो टू चेंज द मोल इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई इट बाय 22.4, उस मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इन लीटर। इसी तरीके से वॉल्यूम है और वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मोल में, तो जो लीटर में हमें वॉल्यूम दिया गया है उसको डिवाइड कर देते हैं बाय 22.4, तो वो आ जाएगा हमारे पास मोल। तो इस तरीके से हम मास को मोल के साथ, मास को नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में या मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है रिलेशन ऑफ मास, मोल, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम, एक दूसरे में इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं मोल कंसेप्ट। और ये टॉपिक जो है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है, हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 5.5 मोल ऑफ सल्फ़र। यानी क्वांटिटी हमें दे रखी है यहाँ पे मोल में और उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, ग्राम में। तो हमें पता है कि जब मोल से हमें मास निकालना है तो उसके लिए हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं।
मोलर मास ऑफ सल्फर जो है वो होगा यहाँ पे 32 ग्राम पर मोल एंड द नंबर ऑफ मोल्स गिवन इज 5.5 मोल. So mass of sulfur we can say that it is equal to the molar mass into number of moles. So it becomes 5.5 into 32 gram per mole and it becomes 176.0 gram of sulfur. यानी जो 5.5 मोल ऑफ सल्फर है उसका मास ग्राम में कितना हो जाएगा 176 ग्राम हो जाता है. नेक्स्ट इज the calculate the mass of glucose into 10 raised to power 24 molecules. अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दे रखा है और उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमें कन्वर्ट करना है किस में, मास में. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पहले मोल में कन्वर्ट करते हैं और पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं. यानी इसको हम 6.022 इंटू 10 raised to power 23 से डिवाइड करेंगे. फिर जो मोल आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से. तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है वो होता है 180 ग्राम. तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, दैट नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर, तो उससे क्या आ गया, मोल आ गया, एंड देन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. तो मोलर मास से उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आता है 597.8 ग्राम. यानी कि 2 इंटू 10 raised to power 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो हैं, इन मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो होता है 597.8 ग्राम. नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2. अब यहाँ पे हमें मास दे दिया और मास को हम कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स में. तो फर्स्ट मास को हम कन्वर्ट करेंगे मोलर मास में. तो मास को मोलर मास में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे. तो मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम मोलर मास से इसको डिवाइड करेंगे. तो उससे क्या आ गया, मोल. और फिर उस मोल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोज नंबर के साथ. तो मोलर मास ऑफ CO2 है 44 ग्राम पर मोल. तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो ये क्या आ गया, मोल, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोज नंबर, दैट इज़ 6.022 इंटू 10 raised to power 23. तो ये हो जाएगा 22/44 इंटू 6.022 इंटू 10 raised to power 23. सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 3.011 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स. यानी CO2 का 22 ग्राम जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है वो होंगे 3.011 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज a sample of nitrogen contains 5.6 into 10 raised to power 19 atoms of nitrogen. Find the mass of atom. अब यहाँ पे हमें पार्टिकल्स दे रखे हैं यानी एटम्स दे रखे हैं और उससे हमें निकालना क्या है, मास कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट क्या करेंगे, नंबर्स को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे. तो इसके लिए हम एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो मास ऑफ 5.6 इंटू 10 raised to power 19 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हो जाएगा 5.6 इंटू 10 raised to power 19 डिवाइडेड बाई क्या किया 6.022 इंटू 10 raised to power 23. नंबर को हमने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो वो मोल आ गया, एंड देन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. तो नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो है 14 ग्राम पर मोल. तो उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 13.017 इंटू 10 raised to power -4 ग्राम. यानी इतने एटम ऑफ नाइट्रोजन है उनका मास होगा 13.017 इंटू 10 raised to power -4.
नेक्स्ट इसके बाद